सम्मा परवाने को जलना सिखाती है। सम्मा परवाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकरों से होती तो है तकलीफें। मुसाफिर को ठोकरों से होती तो है तकलीफें, लेकिन ठोकरें ही मुसाफिर को चलना सिखाती है। हेलो बच्चों, तो अभी दुनिया जो है बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है और हम सब इंतजार में हैं कि कब ये जो कोरोना वायरस का जो प्रकोप है, जो पूरे दुनिया में तबाही मचाए हुए है, वो खत्म हो और सब कुछ सामान्य हो जाए और हम लोग अपना जो दैनिक दिनचर्या था, जो पढ़ाई लिखाई था और भी जो काम था, वो सब सुचारू रूप से चलने लगे, हम लोग करने लगे। लेकिन बच्चों, भले ही ये जो बहुत बड़ी मुश्किल का समय आ गया है लोगों के लिए या हमारे लिए, लेकिन ये मुश्किलें जो है हमेशा जिंदगी में आती रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये जो सिचुएशन है ठीक हो जाएगा, उसके बाद आपके जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आने वाली है, आपको कहीं से कोई कठिनाइयां नहीं आने वाली है। बिल्कुल आएंगे। जिंदगी जो है वो सुख और दुख दोनों से बनता है। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचो कि ये दौर जो है बिल्कुल से गुजर जाएगा और ठीक होने के बाद कोई भी समस्या हमारे सामने नहीं होगा। बिल्कुल आराम से एकदम जिंदगी जिएंगे, कोई तकलीफ नहीं, कोई कठिनाई नहीं, कोई ठोकरे नहीं, कोई टांग नहीं खींचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो तकलीफें हैं, ये जो दुख है, हमारे जिंदगी का पार्ट है। और एक बात मैं बोलूं, अगर इंसान को ठोकर नहीं लगे तो जिंदगी भर उसे चलना नहीं आएगा। वो जिंदगी भर पैर रगड़ रगड़ के चलेगा रोड पे और गिरेगा और नाक मुंह तोड़ लेगा। लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग बच्चा होते हैं, बचपन में हम लोग जब सड़क पे चलते हैं या दौड़ते हैं तो एक बार ठोकर लग जाता है, गिर जाते हैं, तो दूसरा बार से संभल जाते हैं। तो ठोकरें जो है या तकलीफें जो है हमें कमजोर करने नहीं आती है, बल्कि हमें कुछ सिखाने आती है, हमें कुछ पाठ पढ़ाने आती है। और हमें उन परेशानियों से, उन दुखों से, उन कठिनाइयों से कुछ सबक लेनी चाहिए, कुछ सीख लेनी चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अभी देखो, इंसान ना अपने आप को बहुत बड़ा ए समझने लगा था कि हम नेता हैं तो हम आईएएस है, तो हम डॉन है, तो हम रंगबाज है, तो हम फलाना है, तो हम धनी है, तो हम ढिमकाना है। प्रकृति का एक प्रकोप से सब जो है वो लाचार है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या है। जो नेचर का डंडा होता है बच्चों, जो प्रकृति का डंडा होता है ना, उसमें आवाज नहीं होती है लेकिन चोट बहुत ज्यादा होता है और वही इंसान अभी झेल रहा है। तो कुदरत के साथ जितना छेड़छाड़ किया है उसका खमियाजा भी इंसान को ही भुगतना है। चलिए, हम भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जो पेंडेमिक है, ये जो अभी स्थिति है, अस्त व्यस्तता है, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने पढ़ाई को जारी रखते हैं, क्योंकि अभी हो सकता है कि लॉकडाउन ना खुले तो आप हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे रह सकते हो। जहां तक कोशिश करो कि किसी भी तरीके से पढ़ाई को जारी रखा जाए ताकि पढ़ाई से तारतम्य ना टूटे। एक होता क्या है बच्चों कि जब आपका कंटिन्यूटी टूट जाता है, जब आपका पढ़ाई से, किताब कॉपी से जब आप दूरी बनाने लगते हो, तो फिर उससे जुड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 2 घंटा ही पढ़ो, 3 घंटा ही पढ़ो, लेकिन किताब कॉपी से अपना रिलेशन बनाए रखो, पढ़ाई से अपना रिलेशन बनाए रखो। तो चलो, हम लोग पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन, और पृष्ठ रसायन में हम लोग पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। उसमें अधिशोषण और अवशोषण के बारे में मैंने आपको बताया था। तो इस लेक्चर में हम लोग कुछ और बातें जानेंगे अधिशोषण के बारे में और फिर इसके टाइप को भी पढ़ेंगे। तो चलिए, हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, अधिशोषण।
तो हेडिंग लगाइए आप लोग, अधिशोषण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो बच्चों इसकी सबसे पहली विशेषता है कि अधिशोषण एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। अब इसका क्या मतलब हुआ? स्वतः होने वाली प्रक्रिया का मतलब है कि ये खुद से होता है। इसमें आपको बाहर से कोई अधिशोषण कराने के लिए आपको बाहर से कोई काम नहीं करना पड़ता है। यह एक खुद से होने वाली प्रक्रिया है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि किताब को जब हम लोग बाहर रख देते हैं खुले में, या किसी भी बर्तन को रख देते हैं, किसी भी पदार्थ को रख देते हैं, तो जब बाहर आप रख देते हो तो हमने बोला था कि जो धूल कण होते हैं या जो गैस होते हैं उसके सतह पे आके चिपक जाते हैं। तो बताओ, गैस को क्या आपने चिपकने को बोला था? क्या धूल कण को बोरा में भर के कि चल थोड़ा ससुरारी ले चलते हैं, और आपने लाया था? नहीं ना, वो तो खुद से आके और चिपक गया था ठोस के सतह पर। मतलब अधिशोषण जो है एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, खुद से होती है, इसमें बाहरी किसी फैक्टर का कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है। दूसरी बात कि यह अधिशोषक के पृष्ठ के आसपास तक ही, अधिशोषक के पृष्ठ के आसपास तक ही सीमित रहता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अधिशोषण जो है एक पृष्ठीय घटना है, सतही घटना है। तो ये सिर्फ बाहरी पृष्ठ तक ही सीमित रहता है, और जो धूल कण, जो कण होते हैं ठोस के, जो ठोस या गैस के अणु होते हैं, वो अधिशोषक के बल्क में, स्थूल में प्रवेश नहीं करते हैं, बल्कि उसके पृष्ठ तक ही सीमित रहते हैं। तो यह अधिशोषक के सिर्फ पृष्ठ तक सीमित रहता है बच्चों। तीसरी बात कि यह प्रक्रिया हमेशा ऊष्माक्षेपी होता है। यह प्रक्रिया हमेशा ऊष्माक्षेपी होता है, मतलब एक्सोथर्मिक होता है। कहने का मतलब यह हुआ बच्चों कि जब अधिशोषण की घटना होती है तो उस समय ऊष्मा उत्सर्जित होता है। उस समय ऊष्मा क्या होता है? उत्सर्जित होता है। यानी हीट बाहर से हमें देना नहीं पड़ता है, बल्कि घटना के फलस्वरूप जब कोई गैस या ठोस के अणु किसी द्रव या ठोस के सतह पे, पृष्ठ पे आके जमते हैं तो ऊष्मा उत्सर्जित होता है। इसलिए ये प्रक्रिया जो है क्या है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो चौथा बात हम लिख सकते हैं कि अधिशोषण से तंत्र की एंट्रोपी घटती है। और पांचवा आप लिख सकते हो कि इससे तंत्र की मुक्त ऊर्जा में कमी आती है। मुक्त ऊर्जा में कमी आती है। तो यहां पे दो नया टर्म आपके लिए है। दो नया टर्म आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला टर्म है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है भाई साहब? और दूसरा है ये मुक्त ऊर्जा। ये मुक्त ऊर्जा क्या है? तो पहले हम दोनों को समझा देते हैं आपको, फिर उसके बाद बताएंगे कि क्या होता है। केमिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। जैसे एंथैल्पी को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। एंथैल्पी डिफाइन नहीं होता है, बल्कि चेंज इन एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है उसको डिफाइन किया जा सकता है। उसी तरह एंट्रोपी को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। एंट्रोपी में जो परिवर्तन होता है, यानी डेल्टा एस एंट्रोपी को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप खाली एस को परिभाषित नहीं कर सकते हो।
एस में जो परिवर्तन होता है यानी डेल्टा एस को आप परिभाषित कर सकते हो। उसी तरह फ्री एनर्जी मुक्त ऊर्जा को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जी का मतलब होता है गिब्स, तो गिब्स फ्री एनर्जी भी हम इसको बोलते हैं। तो इसको भी आप जी को डिफाइन नहीं कर सकते बल्कि डेल्टा जी को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको समझने के लिए ये सब थर्मोडायनेमिक वर्ड है, तो जब हम लोग थर्मोडायनेमिक करेंगे तो वहां पे देखेंगे। अभी चलिए एक सिंपल सा टर्म से मैं आपको समझा देता हूं कि एंट्रोपी होता क्या है। एंट्रोपी का सिंपल मतलब आप समझना अव्यवस्था, अनियमितता, इरेगुलरिटी। जितना ज्यादा अव्यवस्था होगा कहीं पे कोई सिस्टम जितना ज्यादा अव्यवस्थित होगा हम कहेंगे कि उसकी एंट्रोपी उतनी ही अधिक है। एग्जांपल से समझा देते हैं। जैसे देखो पानी है, पानी को जब हम लोग बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो वाष्प बन जाता है, और पानी को जब ठंडा करते हैं तो बर्फ बन जाता है। तीनों पानी की ही अवस्था है बच्चों। ए है वाष्प, उसके बाद जल और उसके बाद बर्फ। ये तीन चीज है, ठीक है। बर्फ, जल और वाष्प, ये तीनों पानी का अलग अलग अवस्था है। अब इन तीनों में अगर हम आपसे पूछे कि बताओ अव्यवस्था कहां पे ज्यादा है, अनियमितता, इरेगुलरिटी, कहां पे जो पानी के अणु हैं वो अव्यवस्थित है यानी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सजे हुए नहीं है, तो वाष्प में। क्योंकि आप जान रहे हो कि वाष्प जो है एक गैसीय अवस्था है, और गैस में क्या होता है कि अणु के बीच में आकर्षण बल बहुत कम लगता है, जिससे वे एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, इधर उधर जहां तहां जन्य मन करता है उन्हें ससुरा भागते चलता है। तो यहाँ पे अव्यवस्था जो है सबसे अधिक है। तो हम बोलेंगे कि एंट्रोपी की अगर हम बात करें, यहाँ पे एंट्रोपी जो होगा, एंट्रोपी की अगर हम बात करें तो वाष्प की एंट्रोपी सबसे अधिक होगी। लेकिन जल क्या है, ये द्रव अवस्था है, तो द्रव में अणु जो है बहुत ज्यादा व्यवस्थित तो नहीं होता है, लेकिन गैस से ज्यादा व्यवस्थित होता है। द्रव के अणु कुछ एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अंतराणविक आकर्षण बल कुछ पाया जाता है यहाँ पे। तो जल में व्यवस्था कुछ बढ़ गया, जिससे कण जो है नियमित हो गए, जो अनियमित थे, इरेगुलर थे, इधर उधर भाग रहे थे, वो सब नियमित हो गए। तो यहाँ पे एंट्रोपी थोड़ा कम होगा। और बर्फ तो ठोस है ना बच्चों, तो ठोस में तो एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, यानी बहुत अधिक व्यवस्थित होते हैं कण। तो यहाँ पे व्यवस्था जो है सबसे अधिक है, तो हम बोलेंगे कि बर्फ का जो एंट्रोपी है वो सबसे कम है। सबसे कम नहीं, मतलब इन तीनों में सबसे कम है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एंट्रोपी वहां पे अधिक होगा जहां पे अव्यवस्था अधिक होगा, यानी अनियमितता अधिक होगा। और जहां पे ज्यादा अणु जो है व्यवस्थित है, अच्छे ढंग से सजे हुए हैं, रेगुलर मैनर में सजे हुए हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि वहां पे एंट्रोपी कम है। तो वाष्प, जल और बर्फ में याद रखना है, कॉपी पे जो बात मैंने बताया उसको कहीं पे साइड में लिख लो कि जितना ज्यादा अव्यवस्था होगा, अनियमितता होगा, एंट्रोपी उतनी ही अधिक होगी। और जितना कम अव्यवस्था होगा, यानी जितनी अधिक व्यवस्था होगी, नियमितता होगी, उतना कम एंट्रोपी होगा, ठीक है। तो बर्फ का एंट्रोपी कम होगा और वाष्प का एंट्रोपी यहाँ पे सबसे अधिक होगा, और जल का इन दोनों के बीच में होगा। तो अब हम समझते हैं कि आप एंट्रोपी समझ गए होंगे। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसको टीचर अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो एंट्रोपी, अब यहाँ पे देखो, अधिशोषण से तंत्र की एंट्रोपी घटती है। तंत्र की एंट्रोपी घटने का क्या मतलब हुआ, मैंने आपको बताया था बच्चों कि अधिशोषण होता क्यों है। तो बताया था मैंने कि जो पृष्ठ पर के अणु है, पृष्ठ पर के, बात को समझना, पृष्ठ पर के अणु है वो इधर, इधर और इधर, ये तीन तरफ से तो अणुओं से घिरे रहते हैं, लेकिन ऊपर इनका खाली रहता है। ऊपर जो पृष्ठ वाले है ना, तो पृष्ठ पे ऊपर तो कोई अणु नहीं होगा, तो ये इधर से आकर्षण बल लगता है, इधर से आकर्षण बल लगता है, इधर से आकर्षण बल लगता है, यानी तीन तरफ से तो ये व्यवस्थित है, लेकिन एक तरफ इसका क्या है, अव्यवस्था है, ठीक है। तो इस अव्यवस्था के कारण इसकी एंट्रोपी जो थी अधिक थी। मैंने बताया कि जितना ज्यादा अनियमितता होगा, जितना ज्यादा अव्यवस्था होगा, जितना ज्यादा गड़बड़ सड़बड़ होगा, उतना ज्यादा एंट्रोपी होगा। तो यहाँ पे ऊपर में अव्यवस्था है, यहाँ पे कण नियमित रूप से नहीं सजे हुए हैं, तो यहाँ पे एंट्रोपी अधिक था। लेकिन अधिशोषण हो गया, यानी कि कोई गैस या ठोस के अणु आके यहाँ पे अब चिपक गया, तो बताओ अब ऊपर से भी व्यवस्थित हो गया कि नहीं हो गया, व्यवस्थित हो गया।
तो यहाँ पे अधिशोषण से क्या होता है कि व्यवस्था बढ़ती है, यानी नियमितता बढ़ती है, रेगुलरिटी बढ़ती है, एक अच्छे पैटर्न में सजावट होती है। इसके वजह से तंत्र की एंट्रोपी क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, तो अधिशोषण से तंत्र की एंट्रोपी घट जाती है। और सरफेस केमिस्ट्री में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा, यहां से नीट में भी ढेर सारा प्रश्न पूछा जाता है और सब थ्योरेटिकल रहेगा। तो आपको जितना भी हम लोग विशेषता पढ़ेंगे, यही सब से क्वेश्चन आपको उठा के बोर्ड में भी पूछा जाएगा और कंपटीशन एग्जाम में भी। तो जितना व्यवस्था, ये सब हम विशेषता आपको समझाएंगे, एक एक चीज को ध्यान में रखना है और लिखते चलना है। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे इसका तो देखोगे कि यहीं से सवाल उठ के आ रहा है। नेक्स्ट, इसमें तंत्र की मुक्त ऊर्जा में कमी आती है। तो पहले तो हम बात करते हैं कि मुक्त ऊर्जा क्या होता है, समझना बात को। देखो, मुक्त ऊर्जा को भी मैंने बोला कि मुक्त ऊर्जा को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। मुक्त ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो रहा है उसको डिफाइन किया जा सकता है। तो मुक्त ऊर्जा को भी एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे देखो, हमने 5 पूड़ी बाराती में खींचा, ठीक है, अरे हमने नहीं खींचा, कोई मान लो मेरा स्टूडेंट है तो लगन पता ही में तो तुम लोग खूब खींचते हो इधर उधर। तो अब जैसे क्या होता है ना कि बच्चे जो शहर में डेरा लेके पढ़ाई करते हैं, तो लगन का जो टाइम आता है तो उसमें वो फिराक में रहते हैं कि कहीं अगल बगल में अगर टेंट पंडाल लगल है तो वो दिन 2-4 को आसपास वाला जो लॉज होता है उसका में खाना नहीं है बनता है। वो सोचता है कि चल बगले में है तो अब हमने ना दूसरा निमंत्रण थोड़े ना दे, वही में खींच लिया जाए। तो नया नया पहन के और जो मतलब बाकी तो समझ रहे हो उसमें खींच लेता है। तो मान लो कि उसी तरह से एक लड़के ने पंडाल में जाके 5 पूड़ी खींचा, ठीक है। अब 5 पूड़ी खींचा तो एनर्जी तो मिलेगा, जब हम भोजन करते हैं तो क्या होता है, शरीर को ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है। अब बच्चों को जो एनर्जी है वो कुछ एनर्जी जो है शरीर के मेंटेनेंस में लग जाता है, यानी हमारा जो बॉडी है वो सुचारू रूप से काम करे, सुचारू रूप से इसका सारा फंक्शन वर्क करते रहे, उसमें कुछ एनर्जी क्या होता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ ऊर्जा बच जाता है। और जो ऊर्जा बच जाता है वही ऊर्जा वर्क डन के रूप में बाहर निकलता है। उसी ऊर्जा से हम काम कर पाते हैं, बोझा ढोते हैं, किसी को ठुकाई कर देते हैं। तो उसी जो बचा हुआ ऊर्जा है उसी से हम जो बाहरी कार्य होता है, जो हम लोग काम करते हैं वो करते हैं। मैं पढ़ा लेता हूँ उसी एनर्जी से, आप लोग क्रिकेट खेल लेते हो, किसी को पीट देते हो पकड़ के, किसी को गरिया देते हो, तो ये सारा जो कार्य है वो बचा हुआ ऊर्जा है, उसी के वजह से हम लोग करते हैं। तो सिस्टम का अपना जो एनर्जी का यूज है, उसके बाद उसके पास जो रेस्ट एनर्जी बच जाता है, जो शेष ऊर्जा बच जाता है, जो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कार्य के रूप में रूपांतरित हो सकता है, उसी ऊर्जा को बच्चों हम बोलते हैं मुक्त ऊर्जा। क्या बोलते हैं, मुक्त ऊर्जा बोलते हैं, फ्री एनर्जी बोलते हैं। ओके, तो ये मुक्त ऊर्जा हम लोग उसी को बोलते हैं। यानी क्या बताया मैंने आपको कि हमने जितना एनर्जी शरीर को, बॉडी को दिया या किसी सिस्टम को दिया, तो सिस्टम के मेंटेनेंस में उसको सुचारू रूप से कार्य करने के लिए कुछ एनर्जी उसको चाहिए, उसके मेंटेनेंस में समाप्त हो जाएगा। और जो ऊर्जा बच गया सिस्टम के पास, जो जिससे हम काम ले सकते हैं, जो वर्कडन के रूप में बाहर निकल सकता है, और उसी ऊर्जा को हम बोलते हैं मुक्त ऊर्जा। तो अब चलो आओ, अधिशोषण से तंत्र की मुक्त ऊर्जा यानी जो शेष ऊर्जा है, बची हुई ऊर्जा है, उसमें कमी आती है। क्यों कमी आएगी भाई, कारण है क्योंकि हम जानते हैं कि अधिशोषण जो है वो एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, यानी घटना होगा तो ऊष्मा उत्सर्जित होगा, बाहर निकलेगा। तो जब ऊष्मा बाहर निकलेगा तो बताओ, ऊष्मा में क्षति हो रहा है ना, ऊर्जा में क्षति हो रहा है। इसी कारण से अधिशोषण से तंत्र की मुक्त ऊर्जा में यानी सिस्टम की मुक्त ऊर्जा में कमी आती है। तो चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। अधिशोषण एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, इसमें हमनी के कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना पड़ता है, एक खुद से होता है। ठीक है, अच्छा। यह अधिशोषक के पृष्ठ के आसपास ही रहता है और उसके अंदर आंतरिक भाग में प्रवेश नहीं कर पाता है। यह प्रक्रिया हमेशा ऊष्माक्षेपी होता है, यानी जहां पर होगा उसका ऊर्जा में क्षति होगा, ऊष्मा बाहर निकलेगा। अधिशोषण से तंत्र की एंट्रोपी घटती है, यानी अधिशोषण से व्यवस्था बढ़ती है और अव्यवस्था घटती है।
इससे तंत्र की मुक्त ऊर्जा में कमी आती है, क्योंकि ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, ऊष्मा बाहर उत्सर्जित हो जाती है, इसलिए रेस्ट एनर्जी जो है यानी उसके पास जो बचा हुआ एनर्जी था उसमें क्षति होती है। तो लिख लीजिए इसको। अब हम बढ़ते हैं यहां से आगे। चलो अब इसमें दो टर्म हम लोग और पढ़ते हैं। एक है बच्चों धनात्मक अधिशोषण, धनात्मक अधिशोषण, और दूसरा है ऋणात्मक अधिशोषण। पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन एंड ये धनात्मक अधिशोषण क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि जो अधिशोषक है, अधिशोषक यानी जिसके सतह पे, जिसके पृष्ठ पे अधिशोषण की घटना होती है, उसके पृष्ठ पर अधिशोषित पदार्थ की मात्रा अधिक होती है और उसके आंतरिक भाग में अधिशोषित पदार्थ की मात्रा कम होती है। तो इस प्रकार के अधिशोषण को हम लोग बोलते हैं धनात्मक अधिशोषण। और वही जब इसका उल्टा घटना हो जाए कि अधिशोषित पदार्थ जो है वो पृष्ठ पे कम रहे और पहले से उसके अंदर जो है उसके स्थूल में उसकी सांद्रता अधिक रहे, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक अधिशोषण। तो चलिए लिख लेते हैं। यदि अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोषित पदार्थ की मात्रा उसके पिंड, जिसे हम स्थूल कहते हैं यानी आंतरिक भाग, पिंड से कम हो, मात्रा या लिख सकते हो सांद्रता, सांद्रता उसके पिंड से कम हो, यदि अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोषित पदार्थ की सांद्रता उसके पिंड से अधिक हो, पिंड से अधिक हो, उसे धनात्मक अधिशोषण, उसे धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। यानी पृष्ठ पे जुड़ने वाले की सांद्रता अधिक है और उसके पिंड में सांद्रता कम है, तो उसे हम बोलेंगे धनात्मक अधिशोषण। ऋणात्मक अधिशोषण क्या होगा? तो जब या यदि अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोषित पदार्थ की सांद्रता उसके पिंड की सांद्रता से कम हो, उसे ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। तो यदि अधिशोषक के पृष्ठ पे, ये देख लीजिए, ये मान लेते हैं कि कोई अधिशोषक है, इसके सतह पे, इसके अंदर में पदार्थ है और इसके सतह पे अधिशोषण हुआ, तो इस पदार्थ की सांद्रता अगर पृष्ठ पे अधिक हो, यानी इसकी मात्रा जो इसके पृष्ठ पे आके जमा, उसकी मात्रा पृष्ठ पे अधिक हो और अंदर में कम हो, ये कम है और ये अधिक है,
तब हम इसको बोलेंगे धनात्मक अधिशोषण। वही जब ई अधिक हो जाएगा, अंदर वाला अधिक और बाहर वाला कम, तो इसको हम बोल सकते हैं ऋणात्मक अधिशोषण। ठीक है, तो ये धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण हुआ। अब बढ़ते हैं हम लोग अधिशोषण के प्रकार। ये तो बस एक प्रकार से नाम दिया हमने कि जब इधर अधिक होगा और इधर कम होगा तो ये धनात्मक हो गया, और इधर अधिक और इधर अधिक कम सांद्रता होगा तो इसको हम ऋणात्मक अधिशोषण बोलते हैं। अब एक्चुअल में अधिशोषण बच्चों दो प्रकार के होता है, एक होता है भौतिक अधिशोषण और दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण। तो चलिए हम बात करते हैं दोनों के बारे में। लिख लीजिए इसको। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल में कदे झूमते पैमानों में होती हलचल। नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, किसे है होश मेरे सामने तो लाओ जरा। अधिशोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो अधिशोषण जो है बच्चों वो दो प्रकार के हैं। इसमें पहला है वो है भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, या इसे हम फिजिजॉर्प्शन भी बोलते हैं। फिजिजॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन और फिजिजॉर्प्शन। भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण क्या होता है तो देखो, जब अधिशोषक के सतह पर अधिशोषित के अणु, अधिशोषित पदार्थ के अणु कमजोर वांडरवाल बलों से बंधे रहते हैं, उसे भौतिक अधिशोषण, उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। तो ध्यान से देखना, जब अधिशोषक के सतह पर अधिशोषित पदार्थ, यानी अधिशोषक वो हो गया जिसके सतह पर पृष्ठ पर अधिशोषण की घटना हो रही है, यानी ये हो गया अधिशोषक, और इसके पृष्ठ पे आके जो जुड़ेगा गैस या ठोस के अणु वो हो गया अधिशोषित पदार्थ। तो अधिशोषक के सतह पर अधिशोषित पदार्थ के अणु जब कमजोर वांडरवाल बलों से बंधे रहते हैं या जुड़े रहते हैं, यानी भौतिक बलों से जुड़े रहते हैं, कमजोर बलों से जुड़े रहते हैं, दुर्बल बलों से जुड़े रहते हैं, बहुत मजबूत बल से नहीं जुड़ते हैं, यानी रासायनिक बंधन नहीं बनाते हैं, सिर्फ जुड़ जाते हैं जाकर, कोई बॉन्ड नहीं बनता है। तो कमजोर वांडरवाल बलों से बंधे रहते हैं तो उसे हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि भौतिक अधिशोषण में अधिशोषित पदार्थ के अणु वांडरवाल बलों से जुड़े रहते हैं। ठीक है, जो कि एक कमजोर बल होता है। अब इसमें हम लोग को बात करना है भौतिक अधिशोषण की विशेषताएं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है भौतिक अधिशोषण की, तो वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और इसमें अगर हम दूसरा वाला का भी बात कर लें, दूसरा रासायनिक अधिशोषण का, रासायनिक अधिशोषण,
रासायनिक अधिशोषण, इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन, या फिर आप इसे केमीजॉर्प्शन भी बोल सकते हो। केमीजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन या केमीजॉर्प्शन। तो बात को समझना, इसमें मैंने बताया कि जो अधिशोषित पदार्थ होता है कमजोर बलों से जुड़ा रहता है, वांडरवाल बलों से जुड़ा रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे रासायनिक बंधन बन जाता है, केमिकल बॉन्ड बन जाता है जो कि स्ट्रोंग होता है। तो अधिशोषक का जो पृष्ठ होता है और जो अधिशोषित के अणु होते हैं वे दोनों एक दूसरे के बीच एक केमिकल बॉन्ड का यानी रासायनिक बंधन का निर्माण कर लेते हैं। तो जब अधिशोषक के सतह पर अधिशोषित पदार्थ रासायनिक बंधन से जुड़े रहते हैं तो उसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। तो दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि भौतिक अधिशोषण में कमजोर वांडरवाल बल से जुड़े रहते हैं अधिशोषक और अधिशोष्य, और इसमें रासायनिक बंधन से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो अभी इतना सा अंतर के कारण अब देखो इसमें कितना ज्यादा डिफरेंस उत्पन्न होगा, अलग अलग चीजों में इनका गुण अलग अलग होगा। तो चलिए हम बारी बारी से दोनों का विशेषता का बात कर लेते हैं। पहले इसको लिख लीजिए आप लोग। चलो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों भौतिक अधिशोषण की विशेषताएं। भौतिक अधिशोषण की विशेषताएं। भौतिक अधिशोषण की विशेषताएं, तो सबसे पहली विशेषता है इसका कि भौतिक अधिशोषण की मोलर एंथैल्पी का मान निम्न होता है, निम्न यानी लो होता है। ठीक है, लो होता है, और लो में भी कितना होता है तो 20 से लेकर 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। 20 से लेके 40 किलो जूल प्रति मोल। तो ऑब्जेक्टिव में कई बार आईएससी के एग्जाम में पूछा गया है, जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें भी ये सवाल देखने को मिलेगा। तो भौतिक अधिशोषण के लिए मोलर एंथैल्पी का मान निम्न होता है यानी कम होता है, और 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल इसका वैल्यू होता है। अब बात ये आता है कि सर मोलर एंथैल्पी क्या होता है, तो देखिए हम डिफाइन कर लेते हैं मोलर एंथैल्पी को। मोलर एंथैल्पी का क्या मतलब होता है, मोलर एंथैल्पी का क्या मतलब होता है, तो देखो मोलर एंथैल्पी का मतलब होता है कि एक मोल अधिशोषित पदार्थ, एक मोल अधिशोषित पदार्थ के एक मोल अधिशोषित पदार्थ के अधिशोषण से जितना उष्मा उत्सर्जित होता उसे मोलर एंथैल्पी कहते हैं। तो बच्चों इसका मतलब हुआ कि जब अधिशोषक के पृष्ठ पर एक मोल अधिशोषित के अणु अधिशोषित हो जाएंगे,
यानी जो ठोस या गैस आके इसके सतह पे जमा हो रहा है, उसका 1 मोल जब जमा हो जाएगा तो उस समय जितना ऊष्मा उत्सर्जित हो जाएगा, जितना ऊष्मा उत्सर्जित होगा, क्योंकि अधिशोषण तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, तो अधिशोषण के दौरान ऊष्मा तो उत्सर्जित होगा। तो 1 मोल पदार्थ के अधिशोषण से जितना ऊष्मा उत्सर्जित होगा उसी को हम बोलेंगे मोलर एंथैल्पी। तो भौतिक अधिशोषण का मोलर एंथैल्पी निम्न होता है और ये 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि उत्क्रमणीय होता है, ये उत्क्रमणीय होता है, यानी रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल कहने का मतलब होता है कि एक बार जब अधिशोषण हो गया तो इसको आसानी से हटाया भी जा सकता है, यानी पदार्थ पृष्ठ पे आके जमा हो गया ठोस के, तो उस पदार्थ को हम आसानी से वहां से हटा सकते हैं, तो ये उत्क्रमणीय प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो दूसरा है कि ये रिवर्सिबल होता है। अगर हम तीसरा बात देखें, तीसरा तो ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर घटती है, घटती है। तो तीसरा बात इसमें याद रखना कि भौतिक अधिशोषण की जो मात्रा है वो ताप बढ़ाने पर घटती है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो बच्चों कि जितना भी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होता है वो ताप बढ़ाने से घटता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना उसका जो रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चूंकि अधिशोषण एक क्या है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, इसका मात्रा घटता है। ठीक है, चौथी बात, चौथा बात आपको याद रखना है कि अधिशोषक का, अधिशोषक का सतह, सतह सभी गैसों के लिए, गैसों के लिए समान रूप से, समान रूप से समान रूप से उपलब्ध होता है। तो अधिशोषक का जो सतह है वो सभी गैसों के लिए समान रूप से उपलब्ध होता है। ठीक है, यानी इसमें ये क्राइटेरिया नहीं है कि अमोनिया गैस है तो आगे जुड़ेगा और हाइड्रोजन गैस है तो नहीं जुड़ सकता है, नाइट्रोजन गैस नहीं जमा हो सकता है और क्लोरीन गैस आके जमा हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी गैस आके भौतिक अधिशोषण अगर होना है तो कोई भी गैस पृष्ठ पे आके जुड़ सकता है, इसमें कोई क्राइटेरिया, कोई बंधन नहीं है। अगला बात है आसानी से, आसानी से द्रवीभूत होने वाले गैसों का अधिशोषण अधिक मात्रा में होता है। आसानी से द्रवीभूत होने वाले यानी द्रवीकृत होने वाले गैसों का अधिशोषण अधिक मात्रा में होता है, यानी गैस जितना आसानी से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, जितना आसानी से द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, उसकी अधिशोषण का जो रेट होगा उतना ही अधिक होगा। ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, सिर्फ भौतिक अधिशोषण के लिए। ये सारा कहानी सिर्फ भौतिक अधिशोषण के लिए है, रासायनिक वाला में घुसेड़ोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो गैस आसानी से द्रवीकृत हो जाता है उनका अधिशोषण अधिक मात्रा में होता है। उसके बाद एक चीज और याद रख लेना कि पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा अधिशोषण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी, उतनी ही अधिक होगी।
पृष्ठ क्षेत्रफल, अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतनी अधिक मात्रा में गैस या ठोस के अणु उस पे आके जमा हो सकते हैं। तो पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा अधिशोषण की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भौतिक अधिशोषण की विशेषता। एक विशेषता और लिख सकते हो कि यह बहुआण्विक परत बनाता है, यानी मल्टीमोलिकुलर लेयर बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जैसे ये हमारा अधिशोषक है, अब इसके सतह पे, इसके पृष्ठ पे एक लेयर आके कोई पदार्थ जमा हो गया, पूरा चारों तरफ क्या हो गया, एक लेयर जमा हो गया, तो उसके ऊपर भी दूसरा लेयर जमा हो सकता है, उसके ऊपर तीसरा लेयर जमा हो सकता है, उसके ऊपर चौथा लेयर जमा हो सकता है। यानी इसमें कोई बाउंड्री नहीं है कि बस एक ही परत होगा या दो परत होगा, तीसरा परत इस पे जमा नहीं होगा, तो इसमें कई परत जमा हो सकता है। तो भौतिक अधिशोषण जो होता है, तो इसमें लास्ट में लिख सकते हो सातवां कि बहुआण्विक परत बनाता है। बहुआण्विक परत यानी मल्टीमोलिकुलर लेयर बनाता है, बहुआण्विक परत बनाता है। तो देखो क्या क्या पढ़ा हमने। भौतिक अधिशोषण जिसे कहते हैं जिसमें अधिशोषित पदार्थ के अणु अधिशोषक के पृष्ठ पे कमजोर बलों से या भौतिक बलों से कह सकते हो या वांडरवाल बलों से जुड़े रहते हैं, उसे हम बोलते हैं भौतिक अधिशोषण। अब इसकी विशेषता क्या है? तो मोलर एंथैल्पी, यानी इसके मोलर एंथैल्पी का मान कम होता है और ये 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। मोलर एंथैल्पी क्या होता है बच्चों? तो एक मोल पदार्थ जब अधिशोषण हो जाता है तो जितनी उष्मा उत्सर्जित होती है उसे हम बोलते हैं मोलर एंथैल्पी। दूसरी बात यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, यानी एक बार अधिशोषण हो गया तो विशोषण भी हो सकता है, यानी हम उसे वहां से छुड़ा भी सकते हैं। ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण की मात्रा घटती है और अधिशोषक का सतह सभी गैसों के लिए समान रूप से उपलब्ध होता है, यानी अधिशोषक के पृष्ठ पे कोई भी गैस आके आसानी से जुड़ सकता है। आसानी से द्रवीभूत होने वाले गैसों का अधिशोषण अधिक मात्रा में होता है, यानी जो गैस आसानी से लिक्विड में चेंज हो जाता है वो अधिक मात्रा में अधिशोषित होता है। पृष्ठ क्षेत्रफल अधिशोषक का जितना अधिक होगा अधिशोषण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी और यह एक मल्टीमोलिकुलर लेयर बनाता है, बहुआण्विक परत बनाता है। तो ये था भौतिक अधिशोषण की विशेषताएं। देखिए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे रासायनिक अधिशोषण में। चलो अब हम लोग बात करते हैं दूसरा वाला जो कि हमारा रासायनिक अधिशोषण था। रासायनिक अधिशोषण की विशेषताएं। पहली बात अगर हम करें इसकी मोलर एंथैल्पी की, मोलर एंथैल्पी, तो रासायनिक अधिशोषण के मोलर एंथैल्पी का मान उच्च होता है बच्चों, उच्च होता है, हाई होता है। और पूछा जाए कि कितना होता है तो आप बोल सकते हो कि 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल होता है। रासायनिक अधिशोषण का मोलर एंथैल्पी 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल होता है, यानी जब एक मोल पदार्थ का रासायनिक अधिशोषण होगा तो 80 से लेकर 240 किलो जूल ऊर्जा मुक्त हो सकती है। दूसरा, यह अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, यानी एक बार अधिशोषण हो गया तो दोबारा फिर आप वहां से पदार्थ को हटा नहीं सकते हो। ठीक है। तीसरा बात, अब इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, ताप की बात करें, तो थोड़ा सा परिवर्तन होता है। इसमें अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा एक निश्चित ताप तक बढ़ती है तथा फिर घटने लगती है। देखो, पहले तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रासायनिक अधिशोषण का मात्रा बढ़ेगा,
एक ऐसा पोजीशन आएगा जहां पे ये साम्यावस्था में पहुंच जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाएगा, और उसके बाद जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अधिशोषण की मात्रा घटने लगेगा, यानी विशोषण की मात्रा भी वहां पे होने लगेगा, और विशोषण की मात्रा अधिक होगा और अधिशोषण की मात्रा घटने लगेगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, घटेगा, पहले बढ़ेगा और फिर एक निश्चित ताप के बाद घटने लगेगा। तो चलो इसमें और बात आपको याद रखना है कि दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। उसके बाद एक चीज आपको याद रखना है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है। रासायनिक अभिक्रिया होता है। भौतिक अधिशोषण में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है बच्चों, लेकिन यहाँ पे अधिशोषक के पृष्ठ के अणु और अधिशोषित पदार्थ के अणु के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है। और आप लिख सकते हो कि अधिशोषक के पृष्ठ पर सिर्फ उसी गैस का अधिशोषण होता है जो उससे रासायनिक बंधन का निर्माण करता है। तो उसमें हम लोग देखे थे भौतिक अधिशोषण में कि कोई भी गैस जाके अधिशोषक के सतह पे जुड़ सकता है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे है अधिशोषक के पृष्ठ पर सिर्फ वही गैस जाके अधिशोषित हो सकता है जो उसके पृष्ठ के साथ रासायनिक बंधन का निर्माण करता है। केमिकल बॉन्ड जो बनाएगा उसके साथ वो जाके अधिशोषित होगा, जो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएगा उसका रासायनिक अधिशोषण नहीं होगा। एक चीज और याद रखना है कि यहाँ पे एक आणविक अणु परत का निर्माण होता है। तो छठा था, सातवां आप एक रख सकते हो, एक आणविक परत। यहाँ पे एक आणविक परत का निर्माण होता है, यानी एक बार क्या हो गया कि अधिशोषक के पृष्ठ पे अधिशोषित के अणु जाके रासायनिक बंधन बना लिए, तो उसके ऊपर अब दूसरा परत नहीं लग सकता है। तो ये हो गया कि एक आणविक परत का निर्माण होता है। तो ये विशेषता था बच्चों कुछ रासायनिक अधिशोषण का, कि मोलर एंथैल्पी का मान उच्च होगा, यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया, यानी एक बार हो गया तो दोबारा इसका विशोषण नहीं कर सकते हो। इसमें अधिशोषण की मात्रा एक निश्चित ताप तक बढ़ती है और फिर धीरे धीरे घटने लगती है। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, अधिशोषण समतापी जब हम पढ़ेंगे तो फ्रेंडली का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। यहाँ पे इसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है, यानी रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक अभिक्रिया होता है, और वही पदार्थ जाके पृष्ठ पे जम सकते हैं जो रासायनिक बंधन का निर्माण करते हैं, और यह एक मोनोमोलिकुलर लेयर बनाता है, यानी एक आणविक परत का निर्माण करता है। तो ये था बच्चों भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। अच्छा, के लिए एक होमवर्क है, आप अगर चाहो तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिख सकते हो। ठीक है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिख सकते हो, अंतर। ठीक है, तो ये आपका HW रहा। तो ये तो कॉपी पे लिखना है बच्चों कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। बिल्कुल आसान है, पहले लिखेंगे कि इसमें भौतिक अधिशोषण में वान डर वाल बल होता है और रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंधन बन जाता है। इसका मोलर एंथैल्पी कम होता है और इसका अधिक होता है। यह उत्क्रमणीय होता है और रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। यह ताप बढ़ाने पे घटता है और एक निश्चित ताप तक बढ़ता है, तब जाके उसके बाद घटता है। यह एक
बहुआण्विक परत बनाता है और रासायनिक अधिशोषण एक आणविक परत बनाता है। तो इस तरह से आप अंतर लिख सकते हो, ये बोर्ड के एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और कमेंट में आपको एक सवाल का जवाब देना है कि भौतिक अधिशोषण के लिए मोलर एंथैल्पी का मान कितना होता है। भौतिक अधिशोषण के लिए मोलर एंथैल्पी का मान कितना होता है, ये जवाब आपको कमेंट में देना है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक आप लोग इससे पढ़िए, नोट्स बनाइए, और मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में इसी जोश के साथ, इसी जज्बे के साथ और नई उम्मीद के साथ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।